रोटेशनल मोशन देख रहे थे, उसमें आपका इक्विलिब्रियम वगैरह के बारे में बात किया था। अभी एक छोटा सा पार्ट है उसमें, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, उसको देख के फिर हम आ जाएंगे आगे तुम्हारा चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं, बीच में तुम्हारा इक्विलिब्रियम वगैरह पे काफी कुछ डिटेल में कर लिए, इक्विलिब्रियम वगैरह लेडर टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं। तो अभी देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है? सिंपल, आप लोगों ये देखे हो सी सॉ वगैरह देखे हो? सी सॉ क्या होता है कि एक साइड आदमी है, एक साइड ही बैठा रहता है, क्या होता है? बैलेंस होता है। वही चीज क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का क्या कहना है? अच्छा, इसमें एक टाइप का फोर्स की हम बात करेंगे, देखेंगे आगे चल के। तो पहले प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट देखते हैं कि सी सॉ टाइप का स्ट्रक्चर होगा तो कैसा होता है। जैसे कि ये है, मान लो, ठीक, एक जगह पे क्या होता है? फिक्स होता है कहीं पे, और दोनों साइड लोग बैठे होते हैं, फिक्स होता है, ऐसा कुछ होता है। जहां पे फिक्स होता है ना, उस पॉइंट को बोलते हैं फल्क्रम, उसको बोलते हैं फल्क्रम, ठीक। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? मोमेंट का मतलब क्या है? मोमेंट का होता है मतलब टॉर्क। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये प्रिंसिपल पे बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लिखेंगे, पहले लिख लो, एक दो लाइन लिख लो, फिर हम बात करते हैं। लिखो, पहले लिख लो, फिर हम बात करते हैं क्या है कैसे। लिखो, व्हेन ए बॉडी, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है लिखना, व्हेन ए बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, व्हेन ए बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कोमा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कोमा, मोमेंट ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम कोमा, ऐसा करो कोमा, सम ऑफ, ऐसा करो, सम ऑफ व्हेन ए बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम कोमा, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट बोर्ड पे लिखा हुआ है, इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, बोर्ड पे लिखा है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट दैट पॉइंट, अबाउट दैट पॉइंट, अबाउट दैट पॉइंट, अबाउट दैट पॉइंट, पॉइंट, ठीक है। और हम बोल सकते हैं, और एक ही बात है पहले, और अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट, और हम ये भी बोल सकते हैं अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट, अलजेब्राइक सम, अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट, अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो, अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो, ठीक है ना। अब देखो क्या चीज है, कुछ ऐसा नहीं है जो हमने पहले बात नहीं किया, दरअसल ये डील कर रहा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम से। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या कहा कि रोटेशन की इक्विलिब्रियम कब होगा? जब जितना क्लॉकवाइज घुमाना चाहे दूसरे साइड भी कितना होगा, उतना ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहे। अगर टॉर्क एग्जिस्ट कर रहा है, एक साइड घुमाना चाह रहा है, दूसरे साइड भी अगर उतना ही घुमाएगा तो नेट क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अगर मान लो कि जैसे कोई एग्जांपल सी सॉ का ही लेंगे, तो क्या होता है, कहीं पे फिक्स होता है, मान लो यहां से फिक्स, इधर आदमी बैठता है, इधर झुक जाता है, अगर इधर कोई बैठता है तो इधर झुक जाता है। हम चाहते हैं कि ये बैलेंस रहे आदमी के बैठने के बावजूद भी, तो क्या होगा, इधर वाला इधर घुमाना चाहेगा और इस साइड वाला इधर घुमाना चाहेगा। इधर आदमी बैठेगा तो इधर झुक जाएगा, इधर आदमी बैठेगा तो इधर झुक जाएगा। हम चाहते हैं कि ना झुके आदमी के बैठने के बावजूद, तो जितना इधर घुमाना चाहे उतना ही इधर घुमा दे, यानी एक साइड का घुमाना, एक साइड को घुमाना दूसरे साइड के घुमाने को बैलेंस कर दे। तो यही बोले सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू दूसरे डायरेक्शन का सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, या फिर नेट मोमेंट क्या बोले, अलजेब्राइक सम, मतलब नेट मोमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे यही बनाया जो अभी जो बनाया, अब इसी पे देखते हैं। इसका एग्जाम्पल जो होता है, जो इस प्रिंसिपल पे हम देखते हैं, वो एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, तो एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कि सीसो, सीसो। अब होता क्या है सीसो में, देखो अभी बताया इस तरह का हुआ,
कहीं पे फिक्स होता है किसी भी जगह पे, जहां फिक्स होता है उस पॉइंट को बोलते हैं फलक्रम। दोनों साइड क्या होता है, आदमी बैठा हुआ होगा, दोनों साइड कोई बैठेगा तो दोनों साइड बैठेगा, मान लो इधर बैठा तो इधर क्या होगा, झुक जाएगा, और इधर बैठा तो इधर घुमाना चाहेगा। अब इधर साइड फोर्स जो लग रहा है मान लो F1, वेट मान लो W1 के कारण, और इधर साइड फोर्स लग रहा है वेट के कारण F2, इधर जो पर्सन बैठा है उसका वेट क्या है W2। ये घूम किस पॉइंट के अबाउट रहेगा, इस पॉइंट के अबाउट। यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, इसके अबाउट टू एंड फ्रो, इधर या इधर जाएगा, जिधर भी जाएगा। तो ये इधर जो पॉइंट है मिड पॉइंट का नाम दे दिया O। इस पॉइंट का इस एंड से जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर दैट इज D1, और इधर जो डिस्टेंस है हमने कुछ मान लिया, मान लो कि D2, ठीक। और ये पूरा लेंथ जो है इसको कुछ भी मान लिया, L मान लिया, D मान लिया, इस पूरी लेंथ को हमने मान लिया D। मतलब पूरा लेंथ इस रॉड का जो है D है। एक साइड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 है, दूसरे साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, D2 है, ठीक है। अच्छा, इस प्रिंसिपल पे जो बेस्ड होता है, सीसॉ होता है, और भी कुछ चीजें होती है। एक लीवर होता है, लीवर पता है क्या होता है, वो शरीर वाला लीवर नहीं, बॉडी वाला लीवर नहीं कह देना, बायोलॉजी वाला। ये लीवर कौन सा होता है, लीवर सुने हो कभी, नहीं सुने हो, देखते हैं। तो इस लीवर का स्पेलिंग क्या होता है, और उस लीवर का क्या होता है, LIVER। चलो ठीक है। अब देखो इस क्या चीज है, अभी तुम फिलहाल सीसॉ देख रहे हैं, लीवर भी इसी बेस्ड है। क्या चीजें देखेंगे, पहले हम सीसॉ की बात कर रहे हैं। तो इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या कहा कि चीजें बैलेंस होनी चाहिए, जितना क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है उतना ही क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। अब जरा मुझे बताओ कि ये वाला जो है, ये जो है किधर घुमाना चाहेगा, इधर, इधर ऐसे घुमाना चाहेगा, और इधर आदमी बैठेगा तो किधर घुमाना चाहेगा, इस तरफ। ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो यानी कि क्लॉकवाइज मोमेंट, एक डायरेक्शन का फोर्स F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, D2, जिसके बाद घूम रहा है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वेट इधर लग रहा है नीचे, F2 या W2 बोलोगे, इंटू क्या है D2, इक्वल टू उधर जो फोर्स लग रहा है क्या F1, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है D1, ओ से जिसके बाद घूम रहा है। या वेट लिखे हैं तो वेट तुम W2 W1 से भी लिख सकते हो पर्सन के लिए। अब अगर यहां पे हम देख रहे हैं F2, सिंपल सा बात समझना, F2 इक्वल टू क्या आ गया, F1 इंटू D1 बाई D2 होगा, ये इधर आएगा। यानी कि पहला बात तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा, यानी कि F2 इंटू D2 इक्वल टू F1 इंटू D1, यानी F2 इक्वल टू क्या आ गया, F1 इंटू D2 बाय D1। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है नहीं बता रहा है हम समझेंगे, पहले 2 मिनट में जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। तो देखो ये क्लियर हो गया ना कि ये तुमको घुमाना चाहा किधर, ये घुमाना चाहा किधर, क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर दोनों का टॉर्क बैलेंस होगा तो सीसॉ क्या होता है, अपने पोजीशन में होता है, अपने क्या होता है, रेस्ट में होता है। अब इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं, देखो कितना अच्छा, क्या सिंपल फंडा और कितने जगह यूज किया जाता है। अब एक साइड को हम बोल देते हैं लोड, एक साइड को बोलते हैं एफर्ट, इसी में से हम नाम दे देते हैं। अगर इसको प्रैक्टिकल यूज करके कई जगह प्रिंसिपल को यूज करना है तो एक क्या बोला, क्या बोला, अब बोल रहे हैं, अच्छा ठीक। एक साइड एफर्ट नाम दे देते हैं, एक साइड क्या दे देते हैं, लोड। एफर्ट का मतलब होता है हम किधर कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट मतलब प्रयास करना। तो ये जो है ना, ये हम जो फोर्स लगाए इसको नाम दे दिया एफर्ट का। देखते हैं इस प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल यूज है, बेसिकली हम बहुत यूज करते भी हैं एफर्ट। और एक साइड मान लो इसी को हमने बोल दिया लोड। लोड का मतलब है हम इस प्रिंसिपल का यूज करते हुए ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मान लो यहां पे कोई सामान लटका दिया, समझना, यहां पे कोई सामान लटका दिया, पर्सन की जगह या पर्सन को ही उठाना है, या फिर कोई बड़ा सा बोरा या झोला, बहुत बड़ा सा बोरा या सामान लटका दिया, ठीक है। और इधर साइड हम क्या कर रहे हैं, इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर साइड हम क्या लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, और इधर साइड क्या है, लोड है, ठीक। अब ये जो लेंथ है ना, इसको हम बोलते हैं एफर्ट आर्म। ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो बोलते हैं, इसको D1 जो लिखा है, इसको उस केस में बोल देंगे एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म। और D2 जो है
इसको बोल देंगे लोड आर्म, मतलब लोड साइड की लेंथ। ठीक, हम क्या चाहते हैं, कोई भी मशीन बनाने का पर्पस क्या है कि कम से कम मेहनत करे उसका आउटपुट ज्यादा निकले, कम से कम मेहनत करें उसका आउटपुट ज्यादा मिले। हम मेहनत किधर कर रहे हैं, F1 की तरफ, और उसका इफेक्ट किधर देखना चाह रहे हैं, F2 की तरफ। तो हम क्या चाहेंगे, हम कम F1 लगाएं और उसका असर ज्यादा दिखे। एक सिंपल सा एग्जांपल मान लो लेते हैं, F1 मान लो हमने जो फोर्स लगाया से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मान लो F1 हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और दो तरीके चीज हो सकती है, या तो D1 को बड़ा रख दे या D2 को बड़ा रख दे। यहां पे हमने क्या किया, D1 को ग्रेटर देन D2 रखा, यानी वो जो लेंथ है एफर्ट आर्म की उसकी लेंथ क्या रखी, ज्यादा रखी। से कुछ भी मान लो सिंपल सा हम बोल देते हैं, मान लो ये लेंथ है से 50 सेंटीमीटर और ये वाली लेंथ है मान लो से कुछ भी से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 30 कितने का अंतर है, या चलो 60 कर दिया, 60 30 30 सेंटीमीटर का अंतर है, 30 सेंटीमीटर का अंतर है ना। 30 सेंटीमीटर का अंतर लेंथ वाइज कितना होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। एक नॉर्मल जो स्केल आप खरीदते हो, छोटे वाला खरीद के लाते हो, कंपास बॉक्स में रहता है 15 सेंटीमीटर का होता है वो, उससे तुम डबल साइज का जो बड़ा स्केल बाजार से खरीद के लाते हो वो 30 सेंटीमीटर का होता है। तो लगभग इतनी लेंथ के आसपास हुई लमसम, इतना लेंथ हमने लोड और इफर्ट में अंतर कर दिया। मतलब लोड साइड की लेंथ रखा मान लो हमने 30 सेंटीमीटर और एफर्ट साइड की लेंथ बढ़ा दिया, कितना कर दिया उसको, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, D1 कितना लिया हमने 60 और D2 कितना लिया 30, तो कितना हो गया ये 32, यानी कितना हो गया 20। तो हमको जो F2 मिला कितना मिला, हमने तो लगाया 10 ही था, लेकिन हमको क्या मिला, डबल हो गया ना फोर्स। क्या चेंज करने से, एफर्ट आर्म की लेंथ बढ़ाने से। अगर लोड आर्म की लेंथ बढ़ा देंगे तो ये फोर्स कम हो जाएगा ना। अगर D2 को हम ग्रेटर कर दे D1 से तो ये फोर्स की वैल्यू कम कर देगा, और D1 को D2 से बढ़ा दे तो इसकी वैल्यू बढ़ा देगा, जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा बढ़ा देगा। बात समझ आ रही है, यानी कि एक सिंपल सा अगर हम एफर्ट आर्म को की लेंथ को बढ़ा दे तो हमको कम फोर्स में लगाने पे आउटपुट ज्यादा मिल जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज को, कहीं देखे हो इसको यूज कर होते हुए, कहां पे, वहां यूज होता है, और प्रैक्टिकल भी डेली लाइफ में बहुत देखे होगे। अच्छा पहले ऐसा वाला बताते हैं, गांव वगैरह में कुआं से देखे हो पानी भरने के लिए पहले यूज होता था जो, तो एक बांस सा होता था, बांस को कहीं ऐसे सपोर्ट सा लगा दिया और क्या किया, तुम्हारा इस पे बहुत हैवी सा लोड दे दिया बांस पे, और बाल्टी दूसरे साइड रखा, बकेट दूसरे साइड रखा उस बांस पे, और बकेट कुएं के अंदर गया, पानी भर के निकाल दिया। हाँ, तो उसमें ध्यान देना, कभी देखते हो कि जहां से फिक्स रहता है वो बांस, जहां से फिक्स रहता है बांस, जहां पे फिक्स रहा उस चीज को बोलते हैं फलक्रम। यहां पे कुछ फिक्स रहा बांस तो ये लेंथ कम होगा, ध्यान देना, और इधर बांस की लेंथ ज्यादा होगी। यानी क्या बढ़ाया हमने, किसको बढ़ाया, लोड के एफर्ट क्या ज्यादा होता है, एफर्ट को बढ़ाएंगे, सॉरी उल्टा मैंने बोल, एफर्ट साइड की लेंथ क्या होगी, ज्यादा रहेगी, तुम देखना एफर्ट की ज्यादा होगी। तो क्या होगा कि ऐसा क्यों करते हैं कि कम मेहनत पे ज्यादा आउटपुट मिलता है। या सबसे अच्छा एग्जांपल सीजर, कैंची, कैंची देखे हो, कैंची ऐसा कुछ होता है, तो इसके अबाउट कैंची क्या होता है, इसके अबाउट ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है, तो यहां पे कैंची कहीं फिक्स होता है ना, किसी जगह पे फिक्स होता है, जहां पे फिक्स होता है वो लगा होता है कील सा, तो जहां फिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, फलक्रम। तुम कैंची का देखना, कटिंग एज की लेंथ इधर से फिक्स पॉइंट से जिधर कट कर रहे हैं वो लेंथ ज्यादा होती है, कि जिधर साइड हम पकड़ के कंप्रेस करते हैं वो लेंथ ज्यादा होती है, जिधर से पकड़ के कंप्रेस करते हैं कैंची में वो लेंथ ज्यादा होती है। देखना कभी, जहां से फिक्स होगा ना उसके पास लेंथ क्या होती है, कम होती है, यानी जहां उसका रिजल्ट दिखना है उधर लेंथ कम होगी। जहां फिक्स है उसको फलक्रम बोला, तो फलक्रम से उधर लेंथ क्या होती है, कम होती है, और एफर्ट साइड की लेंथ क्या होती है, ज्यादा। क्यों, क्योंकि D1 बढ़ाते हैं, D1 बढ़ा के कैंची क्या होता है, हमारे कम फोर्स पे कटिंग के जगह पे ज्यादा लगा पाता है प्रेशर। क्यों, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, और कैंची का ब्लेड पतला रखा जाता है, पतला रखने से प्रेशर बढ़ता है, ऊपर से हम जो फोर्स लगा रहे हैं एफर्ट आर्म की लेंथ बढ़ा देने से वो फोर्स क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। बात समझे, तो ये इस टाइप का जहां भी प्रिंसिपल यूज किया जाता है ना, इस टाइप के डिवाइस को कंबाइंडली बोलते हैं लीवर। जो डिवाइस इस तरह का एफर्ट आर्म बढ़ा के तुम्हारा फोर्स को मैग्नीफाइड कर देता है, उस टाइप के डिवाइस को बोलते हैं लीवर। जैसे कैंची भी एक लीवर है, कैंची भी एक लीवर है, आप रेलवे ट्रैक वाला जो बोल रहे हैं वो भी एक लीवर है। तो ये सब लीवर है, जहां भी इस तरह का प्रिंसिपल यूज किया जाता है। तो लीवर
किस प्रिंसिपल पे बेस्ड हो गया? तो यही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे। सिंपली कुछ नहीं करना है। हाँ, रेलवे ट्रैक में जो पटरी कभी देखे चेंज करता है, जो पटरी चेंज करते हुए देखना, पटरी जब चेंज करता है, रेलवे ट्रेन जानी है, डाइवर्ट नहीं घुमाता है, स्टीयरिंग घुमा के पटरी उधर करता है, वो कर भी नहीं पाएगा, उतना हैवी बॉडी है। वो ट्रैकमैन जो है ट्रैक ऐसे चेंज करता है। मान लो गाड़ी आ रही है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, या 2 नंबर नहीं, मतलब 1 और 2 के बीच में आ रही है, उसको स्टेशन पे लगाना है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन के पास जस्ट ट्रैकमैन सब होता है, वो लोग क्या करता है, इधर कैंची टर्न कर देता है। तो वो जो टर्न करता है, जिस डिवाइस से ना देखोगे पकड़ के ऐसे करता है, ट्रैकमैन डिवाइस देखोगे वो भी कैंची टाइप से ही कुछ होता है। तो जहां भी स्टेपलर में भी इस प्रिंसिपल यूज होता है। तो समझे? तो ये तुम्हारा बस ध्यान क्या रखना है हमको, अगर हम कम मेहनत पे ज्यादा काम करना चाहते हैं, ध्यान ये रखना है कि यहां पे D1 बड़ा होना चाहिए D2 से, एफर्ट आर्म की लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। इस प्रिंसिपल पे बेस्ड जितना है सब क्या कहलाता है? लीवर कहलाता है। तो समझे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन? हाँ, फिगर में भी देख सकते हो। ठीक है, कैंची यहां पे होता तो दिखा देता मैं, अभी तो नहीं है, यहां पे नीचे होगा। चलो ठीक है, तो ये बात समझ गए? कोई दुख तकलीफ नहीं? ठीक, अच्छा रुक, ठीक है। सिंपल क्या करना है कि एफर्ट आर्म की लेंथ बढ़ा देना, जितना बढ़ाओगे, मान लो ये 10 लिया, ये 40 लिया, 4 टाइम्स बढ़ गया, ये 10 लिया, ये 50 लिया, 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। जितना मैग्नीफाइड करना है, दोनों का डिफरेंस जो उतना बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, उसके टाइम में उतना मल्टीप्लाई होना चाहिए D1 D2 के टर्म में। ठीक, एक छोटा सा इसमें और चीज है, टर्म है, देख लेते हैं, कपल। इसका क्या मतलब है? हाँ, सामाजिक दुनिया से, व्यवहारिक दुनिया से नहीं, फिजिक्स का कपल है। तो इसका क्या है? ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लिखना। ए पेयर ऑफ मतलब ऐसा ही पेयर ऑफ ही है, ए पेयर ऑफ, लेकिन ये फिजिक्स का मतलब है। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सेपरेटेड बाय, a pair of equal and opposite force separated by a small distance. A pair of equal and opposite force separated by a distance, small लिख सकते हो या distance लिख लो, simple distance, separated by a distance, such an arrangement is called couple. अब ये क्या चीज है देख लो। नोट देके लिख सकते हो, एक लाइन और, फिल्म आते हैं क्यों ऐसा। नोट देके लिख सकते हो, एक कपल प्रोड्यूसेस रोटेशन या रोटेशनल मोशन, एक कपल प्रोड्यूसेस रोटेशनल मोशन विदाउट ट्रांसलेशन, विदाउट ट्रांसलेशन। मतलब कपल में क्या होगा? रोटेशनल मोशन होगा, रोटेशन होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, केवल घूमेगा, रोटेट करेगा, खिसकेगा नहीं। अब क्या है चीज समझो, क्या हमने क्या बोला? पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। मान लो किसी भी रॉड पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ये मान लो पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक, और दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट हो गया, एक ऊपर एक नीचे, और इक्वल भी ये F बोला तो ये भी क्या बोला? F बोला। दो फोर्स लग रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, एक इधर एंड पे मान लो F लग रहा है, इधर भी F, इक्वल फोर्स हो गया FF, और अपोजिट हो गया, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ये कहीं ना कहीं फिक्स होगा, मान लो इसको यहां पे फिक्स कर दिया तो O के अबाउट घूमेगा, समझना। अब इसका यहां से जो डिस्टेंस है ये O से, इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया से D1 जो पहले बोला था, और इस वाले डिस्टेंस को बोल दिया मान लो कि D2, ठीक। और दोनों फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस को हमने कुछ मान लिया से D, ठीक ठीक। अब एक बात समझना, ये घूमेगा किसके अबाउट? O के अबाउट, जहां के अबाउट फिक्स है। F1 किधर, सॉरी F, ये वाला फोर्स किधर लेके जाना चाहेगा? ये क्लॉकवाइज ऐसे लेके जाना चाहेगा, क्लॉकवाइज, और ये इसकी तरफ ये भी किधर लेके जाना चाह रहा है? क्लॉकवाइज। तो दोनों किधर ले जाना चाहेगा? क्लॉकवाइज ही। तो अगर मैं मोमेंट बोलूंगा, टोटल मोमेंट या टोटल टॉर्क, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स को शॉर्ट में मोमेंट बोलते हैं, वैसा फोर्स जो मोमेंट दे, या फिर टॉर्क। टोटल मोमेंट फोर्स इंटू क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके लिए क्या लिखेंगे? F इंटू D1, और दूसरे वाले के लिए D2। दोनों को हमने प्लस क्यों किया?
क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम थी रोटेशन की। ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहा है, ये भी क्लॉकवाइज कर रहा है। दोनों में से एफ को कॉमन ले लें तो क्या आ गया, d1 प्लस d2, और d1 प्लस d2 की जगह हम d लिख सकते हैं, d1 प्लस d2 की जगह d लिख सकते हैं। तो F इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू क्या आया, टोटल मोमेंट फोर्स इंटू सिंपली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहां पे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि देखो नेट फोर्स जीरो है, जितना फोर्स ऊपर है उतना ही फोर्स नीचे है। नेट फोर्स जीरो बताया था किसके लिए होता है, लीनियर इक्विलिब्रियम के लिए। अगर ऊपर जितना फोर्स है नीचे भी उतना लग रहा है, लाइन ऑफ एक्शन भले ही अलग है, नेट फोर्स जीरो है तो लीनियर इक्विलिब्रियम में ना तो ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, ठीक। लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं है, नेट टॉर्क है, ऐड हो गया दोनों टॉर्क, तो क्या होगा, केवल नेट फोर्स जीरो है, ना तो ऊपर ले जाएगा ना नीचे, केवल क्या होगा, कुछ टॉर्क मिला है तो ये अपनी जगह पे क्या होगा, रोटेट करेगा, ठीक। ट्रांसलेशन मोशन ये हो, ट्रांसलेशन का मतलब कि अगर इनमें एक फोर्स ज्यादा होता, मान लो से F1 ज्यादा होता F2 से, ऊपर वाला ये मान लो ये फोर्स ज्यादा होता तो क्या होता, ऐसे जाता, या फिर नीचे वाला फोर्स ज्यादा होता तो ये ऐसे आता, नीचे की तरफ ऐसे क्लॉकवाइज कर दो, ऐसे आता। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहां पे दोनों फोर्स बैलेंस है, नेट फोर्स जीरो है तो बताया था लीनियर इक्विलिब्रियम, ना तो ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, लेकिन टॉर्क है तो अपनी जगह पे क्या होगा, घूमेगा। तो ये किसका एग्जांपल है, इस तरह का कपल का एग्जांपल। अब इसमें दो तीन चीजें देखिए, एक कपल में केवल रोटेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन नहीं हो रहा, पहली बात। दूसरा बात, हमको एक बात बताना, यहां पे अगर O को हम यहां पे रख दे तो नेट रिजल्ट में अंतर आएगा क्या? अगर O को मान लो यहां पे लिया ना, O को खिसका के हम यहां ले आते, नेट रिजल्ट में अंतर आता? नेट रिजल्ट इससे अलग होता कि यही होता? यही होता। F इंटू D1 मान लो ये हो जाता, D2 ये हो जाता, F तो ऐसे ही कॉमन लेते ना, और D1 प्लस D2 फिर D ही होता। तो एक बात समझ में आ रही है, कपल के केस में O मैं यहां फिक्स करूं, यहां O कहीं पे भी रखूंगा, नेट रिजल्ट में अंतर नहीं आएगा, यानी नेट टॉर्क में अंतर नहीं आएगा, यानी नेट टॉर्क नहीं डिपेंड करेगा यहां पे पॉइंट ऑफ जो तुम्हारा रोटेशन एक्स, जहां से गुजरेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जिस पॉइंट पे फिक्स किए उससे डिपेंड नहीं करेगा। पहले बोलो, इतनी बात क्लियर है? अच्छा, इस तरह का एग्जांपल दे सकते हो नॉर्मल लाइफ में, कपल का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हो और केवल टर्निंग हो रही है, रोटेशन। कहां? नॉर्मल बहुत एग्जांपल है। कहां पे? दरवाजा में तुम इक्वल अपोजिट फोर्स लगा रहे हो, दो फोर्स लग रहा है कि सिंगल लग रहा है? जैसे कि तुम ये इसको जब खोल रहे हो, याद ध्यान देना, इसको जब खोल रहे हो बंद कर रहे हो, कैसे जा रहा है ऑटोमेटिकली, मेरा हाथ कैसे जा रहा है, देखो एक उंगली इधर जा रही है, एक उंगली इधर जा रही है, एक उंगली इधर जा रही है, तब खुल रहा है। तो इस उंगली से टेंजेंशियल फोर्स ऐसे लग रहा है और इस वाले एंगल से अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है। रिजल्ट क्या हो रहा है, ये केवल घूम रहा है, घूम के ऊपर जा रहा है। या फिर मैं जब नीचे करूंगा तो ऐसे टाइट करूंगा तो एक इधर फोर्स लग रहा है, एक के कारण इस वाली उंगली देखोगे तो इससे ये इधर फोर्स लगा रहा है टेंजेंशियली, और ये वाली उंगली इधर लगा रही है, ये इधर लगा रही है, ये इधर और ये इधर। तो क्या हो रहा है, ये खुल रहा है या बंद हो रहा है, केवल रोटेट कर रहा है, ठीक। ये एग्जांपल है कपल का। और क्या? हाँ हाँ, वो भी गैरेज वाला रेंच, ऐसे जो एक हाथ से इधर फोर्स लगा रहे हो, एक से इधर लगा रहे हो, वो भी एग्जांपल है। साइकिल जब मुड़ाते हो, हाँ, स्टीयरिंग व्हील भी जब साइकिल मुड़ाते हो, जिस समय ध्यान देना, अपने आप ऑटोमेटिकली एक हाथ तुम्हारा इधर आएगा। जब साइकिल घुमाते हो या बाइक घुमाते हो, स्कूटी घुमाते हो, एक हाथ ऐसे आएगा, दूसरा ऐसे जाएगा। तो एक इधर फोर्स लगा रहा है, एक उसके उल्टा लगा रहा है, नतीजा क्या होता है, टर्निंग होती है, घूमता है साइकिल। या फिर बाइक या स्कूटी या कार स्टीयरिंग वगैरह, कार की स्टीयरिंग में भी एक हाथ ऐसे जाएगा, ऐसे फोर्स लगा रहे हो, दूसरा ऐसे, तो क्या होगी, टर्निंग होगी। साइकिल पैडल फोर्स तो तुम हैंडल पे लगा रहे हो ना, तुम जो कपल तुम लगा रहे हो तो उसका असर पैडल, हाँ पैडल में भी होगा। अच्छा, पैडल में बोले पैर से, हाँ वो भी होगा, एक से ऐसे घूमेगा तो दूसरा क्या घूमना चाहिए, उल्टा घूमना चाहिए, ठीक है। पैडल में क्या हो रहा है ना कि तुम दोनों, पैडल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो पैडल एक तो पहला सीधी लाइन है, दूसरा तुम एक ही जो ये है ना, क्या बोलते हैं, एक ही पैडल पे दो फोर्स नहीं लगा रहे हो ना, दो अलग अलग पैडल पे दो फोर्स लगा रहे हो, एक ही ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स नहीं लग रहा। बात समझ रहे हो? जैसे ये है पूरे हैंडल पे एक ही पे दो फोर्स लगा रहे हैं, तो एक ही ऑब्जेक्ट पे दो लगना चाहिए, ठीक है ना। जैसे स्टीयरिंग में इधर लगा रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, ठीक है ना। तो समझ में आया? तो इतना बात नोट कर लो, पहले लिख लो, फिर एक नोट लिखा दूंगा, इतना पहले नोट कर लो, ठीक है। हाँ, बोलो, पूछो, क्या पूछो। चलिए, डिफरेंस क्या होता है बेसिकली लीवर एंड कपल? लीवर कपल, लीवर तो पहला एक समझो, कपल तो एक अरेंजमेंट है, लीवर एक डिवाइस है, पहला तो बात ये हो गया। लीवर जो इस प्रिंसिपल पे काम करे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे, वो क्या है, लीवर है।
कपल क्या इस तरह का अरेंजमेंट, इन दोनों में फर्क है। ये दोनों में यहां पे क्या हो रहा है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो रहा है, रोटेशन को रोक रहे हैं, यहां रोटेशन करा रहे हैं। ये डायरेक्शन देखोगे, एक एंटी क्लॉकवाइज दिया, एक ने क्लॉकवाइज दिया। यहां दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी, दोनों डाउनवर्ड था, दोनों की डायरेक्शन सेम थी फोर्स की, और फोर्स इक्वल नहीं था, फोर्स भी डिफरेंट था, फोर्स भी डिफरेंट था प्लस फोर्स की डायरेक्शन सेम थी। ठीक है, फोर्स डिफरेंट, फोर्स की डायरेक्शन सेम। यहां पे उल्टा मामला है, यहां क्या है, फोर्स सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है। तो यहां पे फोर्स अलग थी और डायरेक्शन क्या था, सेम था। डायरेक्शन सेम मतलब फोर्स लगने की डायरेक्शन, टॉर्क की डायरेक्शन नहीं, टॉर्क की डायरेक्शन नहीं, फोर्स लगने की डायरेक्शन, दोनों में फोर्स डाउनवर्ड लग रहा था। तो नतीजा क्या हुआ, एक ने क्लॉकवाइज मोमेंट दिया, एक ने क्लॉकवाइज टॉर्क दिया, एक ने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दिया। नेट टॉर्क क्या हो गया, ऐड नहीं हुआ, नेट टॉर्क बैलेंस हो गया। इस केस में क्या है कि दोनों फोर्स तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन फोर्स के लगने की क्या है, एक फोर्स अपवर्ड लग रहा है, एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। नतीजा क्या हुआ कि ये क्लॉकवाइज घुमाना चाहा, ये भी क्या घुमाना चाहे, क्लॉकवाइज। दोनों का मोमेंट या टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। तो दोनों का टॉर्क बैलेंस नहीं किया, दोनों का टॉर्क ऐड होकर नेट टॉर्क हमको मिला, मतलब नेट हमको इफेक्ट रोटेशन मिला, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट इफेक्ट रोटेशन रुक गया। बस समझ में आया दोनों में फर्क। तो दोनों दो डिफरेंट चीजें। कपल में रोटेशन मिल रहा है, यहां पे हम बैलेंस करने देख रहे हैं कितने पे हो रहा है, क्लियर है। वहां पे तुम्हारा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स था, अपोजिट मतलब फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट थी, वहां पे फोर्स की डायरेक्शन क्या है, सेम है, टॉर्क क्या है, अपोजिट। इतनी बातें क्लियर है। अब इसमें आते हैं कॉन्सेप्ट पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इस चैप्टर का मेन जो सबसे बात होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रोटेशनल मोशन, इस चैप्टर को कई लोग या कई जगह ये भी बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो खैर, जैसे हम पिछला सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़े थे, उसको लोग सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस पे काफी ज्यादा बात होती है इस चैप्टर में। तो अब देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझते हैं, टॉपिक देखते हैं मोमेंट, नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक देख लेते हैं क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो तीन नाम हैं। अब ये नाम क्यों बोलते हैं, धीरे धीरे पता लग जाएगा। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं MI से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर एक और नाम बोलते हैं, या ऐसा बोलो ना, एंगुलर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक ही बात है। या फिर बोलते हैं रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशन की इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया, इन सब नाम से जानते हैं। ये और ये नाम तो एक ही है लगभग, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस शॉर्ट में हम बोल देते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये और ये तो लगभग एक ही जैसी चीज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशन की इनर्शिया, रोटेशनल एक ही चीज है। क्या चीज है समझेंगे, पहले हम देखते हैं ये क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। हमने बताया था जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन करता है तो क्या सेम होता है और क्या डिफरेंट होता है। जब रोटेशन करता है तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है, एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट। खोया बोलो, सब खो जाओ। एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, लीनियर डिफरेंट होती है। कई बार बताया, कोई ऑब्जेक्ट जब घूमेगा तो एंगल चेंज क्या होगा, सेम होगा ना। अगर ये घूम रहा है यहां से यहां, तो इसके इस पार्ट का अगर थीटा एंगल बना 30 डिग्री, तो ये भी 30 घुमा, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, पूरा घूम के जब पार्टिकल यहां से यहां आ गया तो सबने 360 डिग्री घुमा। ऐसा थोड़ी हुआ ये पार्ट यहां पहुंच गया, ये पार्ट अभी पीछे ही छोटा वाला भी नहीं मुड़ आने का, हर एक पार्ट ने 360 डिग्री का एंगल घुमा। तो एंगल में चेंज पर यूनिट टाइम सबका सेम हुआ, यानी ओमेगा सबका सेम होता है, लीनियर वेलोसिटी v डिफरेंट होता है, क्योंकि v इक्वल टू क्या था, r ओमेगा। पहले बोलो ये सब क्लियर है, पहले बता चुके हैं, ठीक। अब एक बात समझो, कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो वो कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो वो कई सारे पार्टिकल से मिलके बना होगा। समझो मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसा भी, कोई इवन अनइवन जैसा भी, ऐसा शेप कोई भी ले लिया, ठीक। अब इसमें क्या किया, एक एक्सिस गुजार दिया इस तरह से, और इसके अबाउट ये घूम रहा है मान लो ओमेगा से, तो इसका हर पार्टिकल ओमेगा से घूम रहा है। बात समझ में आ रही है क्या बात, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने जहां से पार किया है, ठीक। आपको ऐसे समझना है तो कोई पेज है, रुको
यह है, छोड़ो हो जाएगा। ये एक पेन दो खाली। देखो ये कैसा भी ऑब्जेक्ट है, अनइवन सा शेप है, कैसा भी शेप, ठीक। इसको घुमा रहे हैं हम किसी एक्सिस के अबाउट, मान लो इसको यहां पे होल्ड कर दिया, कहीं भी बीच में क्या जरूरी नहीं, कहीं पे जहां इच्छा हो वहां होल्ड कर दिया, ठीक। अब इसके अबाउट क्या है, ये घूम रहा है, इसके अबाउट ये घूम रहा है, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये पेन है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये पेन है। उसी तरह से मैंने कैसा भी ऑब्जेक्ट लिया और ये जो एक्सिस दिख रही है यही एक्सिस है जो पेन से दिखाया है, और इसके अबाउट ये ओमेगा से घूम रहा है। अगर ओमेगा से घूम रहा है तो उसका हर पॉइंट ओमेगा से घूमेगा, इस पेज का हर पॉइंट क्या होगा, ओमेगा से घूमेगा। अब पेज कई सारे छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना है, पेज इन्फिनाइट छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना है। मैं उसमें से किसी एक पॉइंट का घूमना देखूंगा और फिर सबके लिए हर एक का घूमना ऐड कर दूंगा। क्या बोलना चाह रहे हैं जरा देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, अब ये कई सारे पॉइंट से मिलकर बना है। मान लो जिस पॉइंट से कोई पेज पास हुआ ये ओ पॉइंट है, एक मान लो यहां से कोई पार्टिकल लिया, कहीं पे यहां पे एक पार्टिकल, ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे पार्टिकल होंगे जिसमें से एक लिया r1 डिस्टेंस पे है, और अगर ये पूरा पार्टिकल घूम रहा है तो इसका हर एक पॉइंट घूम रहा होगा। ये वाला पॉइंट मान लो v1 से घूम रहा है, ये वाला पॉइंट v1 से घूम रहा है, तो हम लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ सिंगल पार्टिकल जो हमने कंसीडर किया। मान लो एक सिंगल पार्टिकल इस पे देखा, ये कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, जिसमें से हमने कोई भी एक सिंगल पार्टिकल सोचा और उस पार्टिकल की हम वेलोसिटी लिख रहे हैं, तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी v1 लिखा, v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। तो उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मान लो r1 है और हर एक के लिए ओमेगा सेम होती है, तो v1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, r1 इंटू ओमेगा, ठीक। अच्छा, इस पार्टिकल के लिए v पता कर लिया, इस पार्टिकल के लिए बाकी चीज पता करें, मान लो काइनेटिक एनर्जी हम इस पार्टिकल के लिए पता करें, समझना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल, ये जो सिंगल पार्टिकल हमने कंसीडर किया है इसकी काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो ये पार्टिकल जो होगा, ये छोटा सा जो कंसीडर किया है, इसका मास कुछ ना कुछ रहा होगा। मान लो ये हमने पहला पार्टिकल बोला, m1 का मतलब यहां पे नहीं है मास m1, m1 मतलब मैंने पहला पार्टिकल जो देखा उसका मास, तो पहला पार्टिकल जो देखा मास इक्वल टू क्या, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर की काइनेटिक एनर्जी हम क्या बोलेंगे, हाफ m1 v1 स्क्वायर, ठीक। अब देखो इस तरह से ये कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। अब हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहे हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पूरा सब कंप्लीट का या पूरी बॉडी का। अब एक सिंगल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, हाफ mv स्क्वायर, या इसको मैं लिख सकता हूं हाफ m1 v1 स्क्वायर। v1 क्या है, r1 ओमेगा, तो v1 का स्क्वायर मतलब r1 ओमेगा का होल स्क्वायर, यानी r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब अगर मैं पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं तो ये बॉडी इस तरह के कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तो इस तरह के कई पार्टिकल, मान लो एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल कहीं यहां होगा, एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां, इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। मुझे सबकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए सब में यही प्रोसेस करना होगा, यानी सबका मास लिखेंगे और सबका v लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो दूसरे का मास लिखा मान लो हाफ m2 v2 स्क्वायर, और v2 की जगह पे क्या लिखेंगे, फिर v इक्वल टू r ओमेगा, r2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। फिर तीसरे के लिए क्या लिखेंगे, r3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। चौथे के लिए क्या लिखेंगे, r4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यानी मैं अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो ये लिखूंगा, समझना, हाफ, एक का ध्यान समझना, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिखे एक के लिए जो पहले हमने माना था। दूसरे के लिए इसी तरह से क्या आएगा, हाफ, दूसरे का मास m2 और उसकी डिस्टेंस कुछ है, हमने माना r2 दूसरे पार्टिकल की, और ओमेगा सबके लिए सेम होता है, अगर घूम रहा है तो हर एक पॉइंट सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमता है, क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। उसी तरह से तीसरे पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ, तीसरा पार्टिकल को मान लो m3 बोला, उसका डिस्टेंस कुछ रहा होगा, मान लो r3 रहा है, r3 और घूमेगा सब एक ही से, ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से वो जितने पार्टिकल से बना है, मान लो से n पार्टिकल से बना है, टोटल हमने 1000 10,000 20,000 टुकड़े किए, जितने भी किए उतने पार्टिकल से बनाया। तो इस तरह से चौथे के लिए, पांचवें के लिए, छठे के लिए, सातवें के लिए ऐड करते चलेंगे। तो nth के लिए क्या लिखेंगे, हाफ mn rn का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? अब सब में से एक काम करें, अब सब में से हम हाफ और ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं,
हाफ और ओमेगा स्क्वायर सब में है, तो सब में क्या बचेगा, m1r1 का स्क्वायर ओमेगा, हाँ ये लिख सकते हैं m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर, m4r4 स्क्वायर, क्या लिखेंगे mnrn स्क्वायर, और क्या बच गया ओमेगा स्क्वायर, इसको बाहर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब एक बात समझो, ये जो टर्म आया m1r1 m2r2 m3r4 m1rn, इस पूरे को हमने जो है पूरे को नाम दे दिया, इस पूरे को हमने बोल दिया आई, इस पूरे टर्म को हमने लिख लिया आई से, कुछ होता है आई, इसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा करेंगे। हाँ, तो पूरे को हमने लिख लिया आई से। तो हमको बताओ एक बात, मुझे एक बात बताओ कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेंगे अगर पूरे को आई से रिप्लेस कर दिया है, क्या आ रहा है? ठीक है, देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं के ई टोटल, टोटल काइनेटिक एनर्जी को मान लो मैंने के ई से लिख लिया, तो क्या आ गया हाफ, इस पूरे के जगह हम आई लिख मान लिया, तो आई लिख सकते हैं इक्वल टू क्या हो गया आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, यही आई जो है ना, यही क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब क्या है, क्यों है, कैसे है, जरा समझो। ठीक है, ये तो हमने लिख लिया, इस पूरे को कुछ नाम देना था, आई नाम दे दिया। अब एक बात समझो, अगर मुझे लीनियर में, ये तो रोटेशन के केस में आया, ये तो बात रोटेशन के केस में आया ना, रोटेशन देख रहे हैं जब रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, इस केस में आया। जब लीनियर में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, लीनियर में ये लिखते हैं, लीनियर मोशन में ये लिखते हैं ना, ट्रांसलेशन मोशन में हाफ एम क्या लिखते हैं टोटल मास, और वी क्या लिखते हैं लीनियर वेलोसिटी। कंपेयर लीनियर रोटेशन को करोगे तो हाफ की जगह पे हाफ है, वी लीनियर वेलोसिटी होती है ना, सीधा चलना मतलब लीनियर वेलोसिटी, घूमना मतलब एंगुलर वेलोसिटी, तो वी की जगह पे क्या लिखा है ओमेगा, वी स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर, तो एम की जगह पे क्या है आई। यानी लीनियर में जो चीज मास होती है ना, रोटेशन में वही चीज क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी लीनियर में जो हम मास बोलते हैं, रोटेशन में वही क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी जो काम लीनियर में मास करता होगा वही काम रोटेशन में क्या करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास का क्या काम है लीनियर में, मैकेनिक्स में जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं अभी, जहां मैकेनिक्स क्या बोलते हैं, जहां पे हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, फोर्स के कारण मोशन और रेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो खैर जो लीनियर में मास क्या बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट को लीनियरली चलाना है या रोकना है, इनर्शिया बोलते हैं लीनियर में। तो वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे। मान लो कि सिंपल सा एक ट्रक है और एक साइकिल है, दोनों में से किसको धक्का देना आसान होगा, क्यों, मास कम है, तो जिसका मास कम है उसमें लीनियर मोशन में चेंज लाना क्या है आसान है, और चेंज नहीं आने को बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया किसकी ज्यादा है, ट्रक की, पोजीशन नहीं लेना चाहेगा, जल्दी चेंज होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मास ज्यादा है। लीनियर में किसके नहीं, एक ट्रक आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, उसी वेलोसिटी से एक साइकिल आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, किसके आगे कूदना पसंद करोगे, ऐसे तो किसी के आगे नहीं, लेकिन फिर भी कूदना ही पड़े तो किसको रोक लोगे, साइकिल को, क्यों, क्योंकि मास कम है। मास कम है तो रोकना आसान है, रोकना मतलब चेंज लाना आसान है, चेंज नहीं लाने को बोलते हैं इनर्शिया। यानी इनर्शिया किसकी ज्यादा हुई, ट्रक की, चाहे लीनियर रोटेशन लीनियर केस में मोशन हो, रेस्ट में हो। यानी किसी का लीनियर में क्या बोला था इनर्शिया का, इनर्शिया इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स इनिशियल स्टेट रेस्ट और मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, या कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो वैसा ही रहेगा। कौन, जिसका मास ज्यादा है। तो लीनियर में मास ज्यादा है तो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। उसी तरह से रोटेशन में मास की जगह क्या आ गया है, आई आ गया है, जिसको क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रोटेशन में ऑब्जेक्ट लीनियर में सीधा चलने से है, रोटेशन में घूमने से है। यानी कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको रोटेट कराना, या रोटेट कर रहा है तो उसको रोकना, किसका आसान है या डिफिकल्ट है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको रोटेशन में चेंज लाना डिफिकल्ट है। जैसे मास ज्यादा तो लीनियर मोशन चेंज लाना डिफिकल्ट है, इनर्शिया ज्यादा होगी। उसी तरह से रोटेशन में जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका रोटेशनल इनर्शिया ज्यादा होगा। यानी जिसका आई ज्यादा है उसके रोटेशन में चेंज लाना डिफिकल्ट है, रोटेशन कर रहा है तो रोकना या चलाना डिफिकल्ट है, तेज करना, या फिर अगर रुका हुआ है तो उसको रोटेट कराना डिफिकल्ट है। बात समझ में आ रही है। तो लीनियर में केवल मास पे डिपेंड कर रहा है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो किसको रिप्लेस किया है, हमने ओमेगा को रिप्लेस नहीं किया है, ओमेगा अपनी जगह है, हाफ को भी कुछ नहीं चढ़ा है, हमने चेंज किसमें किया है, इन सबको लिखा m1 r1 m2 r2
M3R3, यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है, M और R पे। M क्या है, M मास है, और R क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है। यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक तो मास जितना ज्यादा होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, और दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो एक सिंपल सा हमको बात सोच के बताना कि एक साइकिल है, एक मतलब एक कोई रिंग है, एक रिंग है, छोटा रिंग है कम रेडियस का, और एक बड़ा रेडियस का रिंग है, दोनों का मास सेम है। मास सेम कर सकते हैं, एक पतला बना दिया बड़ा रेडियस का रिंग, तो एक या मटेरियल चेंज कर दिया, तो एक m मास का छोटा रिंग है और एक उतना ही m मास का बड़ा रिंग है, दोनों में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, बड़ा वाला का, क्योंकि उसका r ज्यादा है। मास सेम है पर r ज्यादा है ना बड़े वाले का। सेंटर से, अगर सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो सेंटर से डिस्टेंस किसका ज्यादा हो गया, बड़े वाले का ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा हो जाएगा, बड़े वाले का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, साथ में r भी। मान लो एक रिंग ये है और इसका ये है तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लो रिंग है तो सारा मास कहां है, पूरा m मास है, तो पूरा मास कहां है, इसके पेरिफेरी पे यहां पे है। और दूसरा एक रिंग लिया जिसका मास इससे, जिसका मास तो सेम रखा, साइज बड़ा कर दिया, तो इसके सारे मास के लिए जब m1 r1 m2 r2 करोगे, इसका सारा मास यहां है, सारा मास यहां 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 इसके सरकमफ्रेंस पे, तो हर एक मास के लिए डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली होगी r, और इसका हर एक मास छोटे वाले का कहां है, यहां है, तो इसके लिए डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी, मान लो स्मॉल r बोला, तो जब हम इसका m1 r1 m2 r2 m3 r3 m4 r4 ir स्क्वायर निकल दिखाएंगे, और इसका जब m सबका कैपिटल R का स्क्वायर लिखेंगे, तो किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा ना, तो बड़े रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी कॉन्सेप्ट को सोचते हुए सिंपल सा हमको बताना, एक m मास का, या m मास मान लो, कुछ समझ लो, मान लो से 5 kg का, ज्यादा बोल दे रहा हूं लेकिन समझने के लिए बता रहा हूं, या 1 kg हटाओ, एक kg मास का रिंग लिया, एक kg मास का रिंग लिया, से मान लो 10 सेंटीमीटर का, एक kg मास का रिंग लिया जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक, उतना ही मास का, मतलब 1 kg मास का एक डिस्क ले रहे हैं जिसका भी रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर, और मटेरियल दोनों का सेम है, तो हमको यह बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, सिंपल सोच के बताना। हाँ, मतलब एक डिस्क लिया और एक सेम मास का रिंग लिया, एक रिंग और डिस्क लिया, दोनों का मास हमने क्या लिया, सेम लिया, मतलब इसका भी टोटल मास m है और इसका भी टोटल मास m है। डिस्क में क्या होता है, अंदर भी मास भरा हुआ है, ये डिस्क हो गया, और उसी मास का एक रिंग लिया, ये रिंग हो गया, और दोनों का रेडियस भी सेम रखा है, दोनों का रेडियस भी सेम रखा है। आप जो कॉन्सेप्ट समझे उस कॉन्सेप्ट को समझते हुए बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होना चाहिए। ये r रेडियस का है और इसकी भी रेडियस मान लो r ले लिया हमने, अब हमको ये बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों में से किसका ज्यादा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसका मास ज्यादा, जगह पे डेंसिटी ज्यादा। जब इसका हम निकालेंगे रिंग के लिए m1 r1 m2 r2 m3 r3 m4 r4 mn rn स्क्वायर, तो इसका सब मास कहां है, यहां पे है, टोटल m मास, पूरा मास इसके सरकमफ्रेंस पे है, यानी हर एक मास के लिए डिस्टेंस क्या है, कैपिटल R है, पर इसके हर एक मास के लिए डिस्टेंस कैपिटल R नहीं है। जब m1 r1 निकालेंगे, इसका कुछ मास तो यहां पे है, अगर टोटल मास दोनों का सेम है तब, इसका कुछ मास तो यहां पर, काफी मास जो है वो अंदर भी है, तो उस m में से काफी मास के लिए डिस्टेंस r से कम हो गई, इसके सारे मास के लिए डिस्टेंस r है, और पर इसके कई मास के लिए डिस्टेंस r से कम हो गई, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझे, नहीं सिंपल सा बात है, समझो जरा। मान लो ये 100 टुकड़े से बना है, समझना, मान लो ये 100 मास से बना है, ये रिंग 100 टुकड़े से बना है, और डिस्क भी मान लो 100 टुकड़े से बना है, सिंपल समझो, 100 इक्वल टुकड़े से डिस्क बना है, 100 इक्वल टुकड़े से रिंग बना है। क्या रिंग के लिए 100 हर एक 100 टुकड़े के लिए जो r होगा, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस है, वो क्या कैपिटल R होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर एक टुकड़े 100 टुकड़े के लिए डिस्टेंस रिंग में कितना होगा, कैपिटल R। डिस्क में क्या हर एक 100 टुकड़े के लिए क्या डिस्टेंस कैपिटल R होगा, कई टुकड़े के लिए उससे कम हो गया ना, मान लो 20 टुकड़ा सरकमफ्रेंस पे है, 80 टुकड़ा तो अंदर आ गया, तो 80 टुकड़ा के लिए डिस्टेंस r से कम हो गया ना, तो जब हम निकालेंगे m1 r1 m2 r2 स्क्वायर, तो इसमें सबको डिस्टेंस r मिला, इसमें कई को r से कम मिला, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
बात समझे? सेम मास का डिस्क और रिंग हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होना चाहिए? रिंग का ज्यादा होना चाहिए। आगे हम देखेंगे कितना आता है, कैसे आता है, लेकिन अभी फील बता रहा हूं। सिंपल, एक स्फीयर है, खाली है, हॉलो स्फीयर, और उसी जितना रेडियस उसका है, सेम रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर लिया जिसका मास सेम है। एक हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर, दोनों का मास और रेडियस सेम है, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होना चाहिए? क्यों? क्योंकि हॉलो का सारा मास उसके सर्कमफ्रेंस पे, अंदर खाली होता है, और उतने ही मास में से डिस्क का काफी मास अंदर आ गया, उसके लिए डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? कम हो गया। तो आगे जाके जब हम फॉर्मूला देखेंगे तो ऑब्वियस कम ही आएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो बोर्ड पे जितनी कहानी है उसको लिख लो, उसके बाद मैं 1-2 लाइन लिखाऊंगा, फिर इसकी कहानी देखेंगे।